जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे मुगल एम्पायर। आज क्या देखना है? मुगल एम्पायर। भारत पर मुस्लिम आक्रमण के दौरान मुगल एम्पायर को देखते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग कैसे हुई, प्रारंभ, अंत, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में कितनी प्रगति की। ये सब हमारे मुगल एम्पायर के अंतर्गत आएंगे। ये सभी विषय क्षेत्र हमारे मुगल एम्पायर के तहत आएंगे। मुगल काल। मुगल काल में हम किसे किसे देखेंगे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और अंत में देखेंगे औरंगजेब। अंत में किसे देखेंगे? औरंगजेब। और भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसमें हमारे 1 2 3 4 5 6 7 शासक हुए, जिसमें बाबर को मुगल एम्पायर का, मुगल काल का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आज हम बाबर के बारे में देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। बाबर का जो वास्तविक नाम था वो था जरीहुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और बाबर का अर्थ होता है बाघ। बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ। ये एक तुर्की शब्द है। तुर्की भाषा में बाबर को बाघ कहते हैं। ठीक है, अब इसे बाघ क्यों कहा गया, इसका कारण पता है? ये बाबर जो था वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा शौर्य और पराक्रमी एवं निर्भीक व्यक्ति था, जिसके कारण इसका नाम बाबर पड़ा। ठीक है, ये कहाँ का रहने वाला था? फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान हमारा ये वाला एरिया ऊपर का, भारत के जो ऊपर की साइड में है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान का जो एरिया है उसे क्या कहते हैं?
और इन कंट्रीज को क्या बोलते हैं? मिडिल एशिया। ये मिडिल एशिया की कंट्रीज हैं जिसमें उज्बेकिस्तान आता है। इसकी खासियत क्या थी बाबर की? बाबर बहुत ही ज्यादा खास कुनबे से आता था। बाबर के दोनों ही कुनबे जिससे आता था, उसके दोनों कुनबे लड़ाके कुनबों में से आता था। ठीक है। इसके पिता थे तैमूर के वंशज और माता थी मंगोल की वंशज, जो दोनों ही लड़ाके कौमें कही जाती हैं। पिता तैमूर के वंशज थे, तैमूर। और तैमूर ने किसके समय में आक्रमण करा था? कोई मुझे बता सकता है? कमेंट में लिखिए। ठीक है। और मंगोल, जो चंगेज खां की वंशज थी माता जी, मंगोल। जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े खानदान से आएगा तो इसके अंदर शौर्य पराक्रमी तो होगा ही। ठीक है ना। माता का नाम था इसके कुतुलुब निगार खान, कुतुलुब निगार खान। ठीक है। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। इसकी माता थी मंगोल की वंशज, पिता था तैमूर का वंशज। इतना ज्यादा खतरनाक कौमों का था ये बाबर। इसीलिए इसमें टर्की और मंगोल दोनों का ही रक्त मिश्रण था, जिसमें दोनों का ही वंशज कहलाया है। ठीक है ना। वास्तविकता यह है, पहले बाबर भारत आना ही नहीं चाहता था। बाबर को चाहिए था काबुल। बाबर का जो मन पसंदीदा शहर था काबुल, लेकिन समरकंद बीच में पड़ता था। ये समरकंद है, ये काबुल है इधर। समरकंद और काबुल। ठीक है। और उसके जो जहाँ पे वो शासक था, वो जगह थी फरगना। अब फरगना से काबुल पर विजय तो उसने पा ली। फरगना से उसने 1501 में जो सबसे पहला आक्रमण किया समरकंद पर किया, लेकिन ये जीत केवल 8 महीने ही रही है। 8 महीने की केवल इस जीत में इसने समरकंद पर आक्रमण किया और बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार जमा लिया, कब्जा कर लिया इस पर। ठीक है। 1507 में इसने मिर्जा की उपाधि त्याग कर और पादशाह की उपाधि धारण की। इसने क्या किया? मिर्जा की उपाधि 1501 में त्याग दी, 1507 में त्याग दी और पादशाह की उपाधि धारण की। जिस नए वंश का नाम किया उसका नाम क्या था? चगताई। जिस नए वंश का स्थापना की उसका नाम था चगताई वंश। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। बाबर को भारत की ओर आक्रमण करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उसके शासक उससे युद्ध बहुत करते थे। जैसे समरकंद के शासक और इधर काबुल के, और बीच में था फरगना। ये समरकंद पे आक्रमण करता था तो फरगना इसके हाथ से निकल गया। जब इसने काबुल पे आक्रमण करा, जब तक ये काबुल पर आक्रमण करके आया, तभी इसके हाथ से समरकंद निकल गया। और फिर थोड़े दिन बाद वहां की लड़ाई के बाद जब समरकंद पहुंचा तो समरकंद की लड़ाई भी हार गया। अब बाबर एक ऐसी जगह पर खड़ा था, वहां पे उसके पास कुछ भी नहीं था। पीछे एक खाली रेगिस्तान और पहाड़ी इलाका, अफगानिस्तान का इलाका देखा ही है।
टीवी पर हमने, जैसे तालिबान का जो इलाका है वही इसका इलाका पहले हुआ करता था। अब वहाँ के लोगों के रक्त में ये बात है कि वो लड़ाके टाइप के होते हैं, उन्हें बस लड़ाई से ही मतलब है, उनका ये शौक है। और यही शौक हमारे मेवाड़ के राज्यों में है। मेवाड़, राजस्थान, मारवाड़, ये सब कहाँ पे है? राजस्थान के इलाकों में भी जब हमारे राजपूताना शासक हुए हैं तो उन्होंने भी यही, उनका ये शौक रहा था। और ये एक शौक हमारे राजपूतों के लिए नुकसानदायक भी साबित हुआ बाद में चल के, हम देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो जब इसने समरकंद भी हार गया, समरकंद इधर से हार गया काबुल, और बीच में जब ये छोड़ के गया था तो फरगना भी हार गया। सबसे पहले ये समरकंद हारा, फिर काबुल, फिर फरगना। ठीक है, जब ये तीनों चीजें हार गया तो इसे लगा कि अब कहाँ जाए, इसके पास कोई भी जगह नहीं थी। फिर इसे मजबूरन भारत पर करना पड़ा। बाबर का जो पहला आक्रमण था वो था बाजौर पर, बाजौर का किला। ठीक है, बाजौर अभियान। और बाजौर अभियान में ही इसने एक भेड़ा का किला गिरा दिया है, जो किला बहुत मजबूत हुआ करता था। भेड़ा का किला इतना मजबूत था कि सब उसकी तारीफ करते थे। पहले कहते थे ये किला बहुत मजबूत है, इसको कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन उसने, बाबर ने बारूद का प्रयोग करके, तोप के द्वारा उस किले को ढहा दिया। अब ये बात जब हमारे भारतीय शासकों को पता लगी, जैसे उस समय जो हमारे भारत में जो हिंदू शासक थे वो राणा सांगा थे, और कई सारे थे, मेदिनी राय थे, और जो उस समय शासक था पूरे भारत का उसका नाम था इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी वंश का जो आखिरी अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। ठीक है, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध से पहले भारत पर 4 बार आक्रमण किया, लेकिन वो सब आक्रमण सब छोटे थे। 4 बार आक्रमण किया था, लेकिन ये उस समय क्या करता था, जैसे मोहम्मद गौरी और गजनवी की तरह ये पैसा लूट के अपना बाहर एक्सपोर्ट कर देता था। जितना भी पैसा लूटा उसे सब अपने समरकंद और ये काबुल वाले क्षेत्र में लगाया ले जाता था। ठीक है, 4 बार तक इसने यही काम किया। जब इसने भेरा का किला गिराया तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक, जैसे कहीं भी कोई दिक्कत आ जाए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कोई कह दे कि सरकार गिर रही है, सरकार गिरने वाली है, तो कितने ज़्यादा लोग चौंक जाएंगे कि अरे सरकार कैसे कोई गिरा सकता है, वो भी बाहर का आदमी आके, विदेशी। ये तो विदेशी आक्रमण था हमारे इंडिया में जब आया था तब। तो भेड़ा का किला एक शान हुआ करता था भारत की उस समय। भेड़ा का किला जब इसने गिराया तो एक इसका एक धाक सी जम गई, अरे ये कोई दमदार आदमी है जिसकी वजह से इसने हमारा किला गिराया है। ठीक है, जब इसने पानीपत का युद्ध, इसका ऐसा हुआ, पानीपत का युद्ध अगर ये हार जाता, जबकि ये हार ही गया था, इसकी सेना यहाँ पे लगी हुई थी। पानीपत का युद्ध पूरी तरीके से हार गया था, लेकिन इसकी सेना ने कहा अब नहीं जीत पाऊंगा। यही चीज उसे भी लगी, बाबर को। ठीक है, पानीपत के युद्ध के लिए निमंत्रण 3 लोगों के द्वारा आया था। 3 लोगों ने उसे निमंत्रण भेजा। पंजाब के शासक थे हमारे दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चचा आलम खान लोधी। ठीक है, आलम खान। और तीसरे थे राणा सांगा। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान था इसे बुलाने का, इन तीनों का ही था। ठीक है, लेकिन राणा सांगा की जो सेना थी और उनकी जो भूमिका थी वो बहुत बड़ी थी, जिसने इब्राहिम लोदी का किला ढहाने में सबसे बड़ी मदद की।
राणा सांगा का सपना था कि अगर इब्राहिम लोदी यहाँ से हट जाएगा तो ये तो लुटेरा है, पैसा लेके चला जाएगा, फिर भैया जाओ अपने घर, काबुल में कुछ भी करना। और जैसे ही इसने इब्राहिम लोदी पर चढ़ाई करने के लिए उनने पूरा साथ दिया बाबर का। जैसे मोहम्मद गौरी और गजनवी आए थे तो उस समय जयचंद ने साथ नहीं दिया था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन इसमें हम देखेंगे, इसमें एक राजनीतिक हित देखा गया था। इस कहानी का एक राजनीतिक हित था। राजनीतिक हित क्या? इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटाना और राणा सांगा को दिल्ली का राजा घोषित करना था। इसमें सबसे बड़ी जो नीति थी राणा सांगा की वो यही थी। राणा सांगा और आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, जब राणा सांगा, आलम खान और दौलत खान तीनों मिल गए, ठीक है, और इसमें किसकी भूमिका थी? तीनों ने बढ़ा दिया आगे। ये इसके पीछे पीछे थे बाबर के, और सामने खड़ी थी सेना किसकी? सामने थी इब्राहिम लोदी की सेना। इब्राहिम लोदी की सेना थी सामने। अब इब्राहिम लोदी को पता तो लग गया था गुप्तचरों के द्वारा कि कोई आक्रमण करने वाला है, बाबर नाम का कोई आया है यहाँ पे, और समरकंद का वो फरगना का रहने वाला है, भारत पर लुटेरा है छोटा मोटा। लेकिन ये दौलत खान लोदी था जो पंजाब का सूबेदार था। पंजाब का जो सूबेदार था, क्योंकि पंजाब में पहले आया था, बाबर यहीं से तो आ रहा था, बाबर आ रहा था, और ये लोग यहाँ से सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ से राणा सांगा थे, यहाँ से राणा सांगा थे, और यहाँ से आलम खान लोदी, और देखता दौलत खान। दौलत खान तो यहीं पे इसका, ये थे सपोर्टर। इब्राहिम लोदी दिल्ली पर बैठा हुआ था, ठीक है। तो जब इन्होंने पता चली इब्राहिम लोदी को कि हमें दिल्ली पर कोई आँच आने वाली है, तो दौलत खान लोदी से कहा, देखो भाई कौन है। दौलत खान लोदी ने बहुत ही ज़्यादा लाइटली होके बताया, कोई नहीं, बस एक छोटा मोटा डाकू है, कुछ नहीं करेगा, ये लूट लाट के चला जाएगा, और इसके पास ज़्यादा शक्ति भी नहीं है, बहुत ही कमज़ोर आदमी है, इसलिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। अब वही जानते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, तो वही वाली चीज़ हो गई इब्राहिम लोदी के संग। इब्राहिम लोदी ने जब ये सब परिस्थिति देखी, तब उसे महसूस हुआ कि हाँ, कि ज़्यादा बहुत बड़ा ये वो नहीं है, इसे हम आराम से हरा देंगे। तो इब्राहिम लोदी पानीपत नामक एक जगह है हरियाणा में, ठीक है। पानीपत में प्रथम युद्ध हुआ था इसका 1526। ये डेट बहुत याद रखने वाली है। 1526 ईस्वी में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध की नीति, उज्बेकिस्तान कहाँ है जहाँ का वो रहने वाला था, उज्बेकिस्तान में थी, फरगना है, वही उसकी नीति थी। उसकी नीति थी अर्धचंद्राकार नीति। बाबर की नीति क्या थी? अर्धचंद्राकार। इसे उर्दू में कहते हैं तुगलकमा नीति। तुगलमा नीति के तहत इसने अटैक कर दिया। तुगलमा नीति कैसी होती है कि जैसे हम आपको बताते हैं, देखो ऐसे करके सेना को चारों तरफ से लगा दिया जाता है। इधर से खड़ी थी इब्राहिम लोदी की सेना। अब जब सेना इधर देखेगी तो उसे सामना दिखेगा, इधर देखेगी तो भी उसे पास लगेगा कि अरे ये दूर ही खड़े हुए हैं, क्योंकि साइड का व्यू थोड़ा वैसा आता है, ठीक है। अब जैसे ही इब्राहिम लोदी ने इसमें अटैक किया तो यही चंद्रकार, ये सब सैनिक इधर को भाग पड़े। इन्होंने एक व्रत बना लिया और चारों तरफ से घेर लिया। इधर से मारा
इधर से मारने वाले तो थे, इधर तो चलो जीत हो रही थी, लेकिन पीछे से जब मारा इन सैनिकों ने तो इब्राहिम लोदी का बहुत बड़ा लॉस हो गया। और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हारा गया। ठीक है। और सबसे बड़ी जो उसके कारण पूछे जाए, बाबर की जीत क्यों हुई आखिरकार, सबसे बड़ी चीज तो थी उसकी तुगलमा नीति। तुगलमा नीति। और दूसरी वो जो बड़ी जीत थी वो थी उस्मानी विधि। रोमी विधि का प्रयोग किया जाता था तोपों को सजाने के लिए। ठीक है। और तोप का पहला प्रयोग किसने करा? बाबर ने। जब इसने तोप चलाई इब्राहिम लोदी के सेना पर, इसने तोप चलाई तो फिर इब्राहिम लोदी इसकी सेना के हाथी, घोड़े और जितने भी सब वो थे वो एकदम डर गए। और खासकर उसके सैनिक भी। सैनिक इसलिए डर गए, उन्होंने पहली बार उन्होंने ऐसी आवाज़ सुनी थी, वो भी इतनी तेज, क्योंकि तोप की आवाज़ एक अलग ही बहुत तेज होती है। जब उन्होंने पहली आवाज़ सुनी इसकी तो सैनिक और खासकर जानवरों पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे घोड़े वोड़े सब वहीं के वहीं डर के पीछे भागने लगे। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। बाबर के संग क्यों नहीं ऐसा हुआ? कुछ नहीं होता, बाबर भी तो अपनी सेना लाया था, उसके भी हाथी, उसके भी घोड़े थे। सबसे बड़ी बात यह है, बाबर के साथ जो कंडीशन थी वो ये थी, बाबर के जो घोड़े और सैनिक थे वो सब इस चीज़ के अभ्यस्त थे। बाबर को पता था कि तोप चलाना कैसा है और कैसे करके उसकी आवाज़ आती है, उसके सब जानवरों को पता था। अब किसी भी जानवर को आप रोज़ उसे पटाखा की आवाज़ सुनाएंगे तो वो डरेगा नहीं। अगर वही पटाखे की आवाज़ उसे अचानक सुनाई दे जाए, या किसी बच्चे को बचपन में ताली बजाता तो एकदम आंखें मिचमिचा जाता है, वही चीज़ अगर यही बड़े होकर सिखाया जाए तो ऐसा नहीं होता। तो इसके 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी हैं। इसका जो युद्ध जीता गया था इसी कारण जीता गया। ठीक है। अब फिर बाद में क्या हुआ? बाद में सोचा इन लोगों ने, यही कौन थे, दौलत खान लोधी, आलम खान लोधी और हमारे ये इब्राहिम लोधी तो युद्ध में मारा गया। राणा सांगा। राणा सांगा ने कहा ठीक है बाबर, लूटो और जाओ। बाबर जब यहाँ पे आया उसने चारों तरफ हरी भरी घास और ये सब पेड़ पौधे देखे और यहाँ की भारत की समृद्धि देखी, तो उसने कहा हम यहीं रुक जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कल वापस चले भी गए तो हमें लाभ क्या है? क्योंकि बाबर के पास तो कुछ रहने का ठिकाना ही नहीं था। बाबर के पास जब रहने का ठिकाना नहीं था तो फिर इसीलिए बाबर की सेना का मन भी यहीं पे रुकने का हो गया। उन्होंने कहा हम यहीं रुकेंगे, यहीं पे अपना आवास बनाओ, रुको, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम इब्राहिम लोदी को मार दिए तो ये राणा सांगा, आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी तो खास अब इसके, ये क्या बड़ी चीज़ है। लेकिन उस समय जो सबसे बड़ी चुनौती थी बाबर के लिए वो थे राणा सांगा। राणा सांगा के पास लाखों की संख्या में हाथी, घोड़े और सैनिक थे। बाबर को सबसे बड़ी जीत राणा सांगा से तो हुई, लेकिन उससे बड़ी टक्कर उसे सबसे बड़ी जीत इब्राहिम लोदी पे तो वो कर गया। लेकिन जब राणा सांगा पे उसने सोचा तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती उसे राणा सांगा से मिली। राणा सांगा उस समय बहुत बड़े एक दमदार राजा थे जिन्होंने बाबर को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी थी। राणा सांगा बहुत ज़्यादा जीत के निकट भी थे, परंतु कुछ कारणों के कारण वो नहीं जीत पाए इस युद्ध को। उसका कारण एक तो ये था कि जब उन्होंने बाबर ने देखा कि राणा सांगा की सेना जो है एक साथ युद्ध तो कर रही है लेकिन इनमें अच्छा तालमेल नहीं है। तालमेल कैसा कि युद्ध में कुछ उस समय जातिवाद का भी बहुत बड़ा असर था। जातिवाद का ऐसा असर था कि
जो ऊंचे कुल के लोग होते थे उन्हें ऊंचे पद दिए जाते थे, और जब नीचे कुल के होते थे उन्हें सैनिकों को अलग, उनका खाना वाना भी सब अलग था। बाबर ने यही चीज देख ली, उनका जब ये लोग एक साथ खा नहीं सकते हैं तो ये लोग एक साथ लड़ क्या पाएंगे। एक कमजोरी तो ये हो गई राणा सांगा की, और दूसरी कमजोरी तो मैंने आपको बताई दी, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इब्राहिम लोदी को देखनी पड़ी, उसका तोप वाला सिस्टम जो था, तोप का पहली बार उपयोग करा किसी ने, बारूद का, तो वो चीज़ देखी तो उससे और भी ज़्यादा चौंक गए। उन्होंने कहा ये कुछ अलग ही चीज़ है। उससे उसकी सेना छितर बितर हो गई राणा सांगा की। तो फिर पानीपत का प्रथम युद्ध तो कहाँ हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत में हुआ है, और किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर एक ऐसा शासक था जिसे हर साल लड़ाई लड़नी पड़ी, हर साल। 1526 पानीपत, 1527 खांडवा, 1528 चंदेरी, 1529 घाघरा। ये 4 युद्ध ऐसे थे इसकी लगातार जीवन में, और ये दौड़ता ही रहा, दौड़ते दौड़ते ही मर गया। इसके कभी आराम नहीं मिला। अनरेस्टफुल पर्सन जिसे कहते हैं। ठीक है, आज की हम क्लास में इतना ही देखेंगे, और कल की क्लास में देखते हैं खानवा का युद्ध, राणा सांगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।